सिर्फ वही बताई, फिर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? तभी रूही इरिटेट होकर बोली, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसने किसी के साथ बेड शेयर किया हो। ये सुनकर जय सूर्यवंशी थोड़ा परेशान हो गया। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इस लड़की का बॉयफ्रेंड था, मतलब ये खुद वर्जिन हो गई या नहीं पता नहीं, लेकिन इसे लड़का वर्जिन चाहिए। जय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं वर्जिन हूँ, अभी तक मैं किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में नहीं आया। क्या अभी भी तुम्हें कोई परेशानी है? रूही सोच में पड़ गई। उसे लग रहा था वो शादी नहीं कर रही बल्कि किसी जेल में जा रही है। रूही ने मन ही मन सोचा, क्या फर्क पड़ता है शादी हो रही है या जेल, कम से कम मेरे सिर पर एक छत तो होगी, और वैसे भी इस शादी के बाद मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा, फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा पाऊंगी। जय को लग रहा था कि ये लड़की मना करने वाली है। तभी रूही ने हामी भरते हुए जय से कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करूंगी, और मैं अभी तक वर्जिन हूँ, आज तक मैं किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं रही हूँ। रूही ने आगे वादा करते हुए कहा, फिर भी जब भी मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन को खराब किया है या तुम्हें किसी वजह से परेशान कर दिया है, तो मैं खुद तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ताकि तुम्हें मुझे देखकर कोई रिग्रेट फील ना हो। और उसके लिए मैं तुम्हें पहले से ही डिवोर्स पेपर पर साइन करके दे सकती हूँ, ताकि तुम्हें कभी भी ऐसा ना लगे कि तुमने कोई गलती की है। रूही ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं कभी उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी, बस मुझे कुछ समय चाहिए। उसके बाद तुम चाहो तो इस शादी को आगे बढ़ा सकते हो, और तुम्हारा मन ना हो तो मुझे छोड़ सकते हो। जय को भरोसा नहीं हुआ कि रूही उसकी बताई सारी कंडीशंस पर अग्री कर चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शादी से पहले कोई लड़की डिवोर्स पेपर पर साइन करने को रेडी हो सकती थी। जय सूर्यवंशी ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? रूही ने इनकार करते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी जो तुम ये शादी कर रहे हो। उसके बाद रूही ने बिना सोचे समझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और दोनों कोर्ट की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में दोनों ने शादी कर ली और मैरिज सर्टिफिकेट लिए कोर्ट से बाहर आ गए। जय ने तुरंत उस सर्टिफिकेट की फोटो और अपनी शादी करते वक्त की फोटो अपने दादाजी को सेंड कर दी। जय के दादाजी जैसे इसी न्यूज का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें ये न्यूज मिली, वो भागते हुए घर के हॉल में आए और तेज आवाज में चहकते हुए बोले, अगर मेरा नालायक पोता शादी नहीं करता तो मैं अपने परपोते और परपोती का चेहरा देखे बिना ही ऊपर पहुंच जाता, लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या होगा? दादाजी की जिद की खबर मिलते ही उसके दादाजी खुशी से झूम उठे। वो सूर्यवंशी हाउस के हॉल में आकर खुशी से अनाउंसमेंट करते हुए बोले, आज घर के सभी स्टाफ्स की छुट्टी और सभी को इस महीने एक्स्ट्रा बोनस सैलरी मिलेगी। अरे भाई, आज हमारे पोते ने हमारा वर्षों का सपना पूरा कर दिया है, हमारे कंधों का बोझ उतार दिया है। घर के स्टाफ एक एक कर हॉल में इकट्ठा हो गए थे। उन्हें पता तो नहीं था कि जय के दादाजी इतने खुश क्यों थे, लेकिन उन्हें इस महीने सैलरी भी ज्यादा मिलने वाली थी और उन्हें छुट्टी भी मिल रही थी। ये सोचकर वे सब बहुत खुश हो गए। इधर शहर से दूर एक लैब में एक साइंटिस्ट फोन पर चिल्ला रहा था, 2 दिन हो गए हैं और तुम्हें उस लड़की का अब तक कुछ पता नहीं चला। तुम लोगों को एक छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं कर पाए। अगर वो लड़की नहीं मिली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराती हुई आवाज आई, सर, हम रिजॉर्ट में थे। जो लड़की हमने उस बिजनेसमैन के कमरे में भागने के लिए हायर की थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई और उसकी जगह कोई दूसरी लड़की उस बिजनेसमैन के कमरे में चली गई। दूसरी तरफ की बात सुनकर लैब में सन्नाटा छा गया। वहाँ ऐसी शांति थी जैसे किसी बड़े तूफान के आने की आहट हो। तभी साइंटिस्ट ने कहा, कोई दूसरी लड़की चली गई? कौन थी वो लड़की? ऐसे कैसे वो हमारे प्लान के बीच घुस सकती है? अब मुझे ये नई लड़की किसी भी हाल में चाहिए। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। वो साइंटिस्ट अपनी लैब में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसे देखकर एक डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? साइंटिस्ट ने गुस्से में कहा, कुछ बेवकूफों की वजह से मेरी 20 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। अब डॉक्टर ने भी परेशान होकर पूछा, क्या हम दूसरी डोज तैयार कर सकते हैं? साइको साइंटिस्ट झल्ला कर बोला, अगर हमें फॉर्मूला पता होता तो इतनी टेंशन नहीं होती। तुम जानते हो ना कि 20 अलग एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ इसी एक सीरम ने असर दिखाया था। ये सुनते ही डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने पूछा, अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना चाहिए? साइंटिस्ट ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं उस नई लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। तभी खबर मिली कि उनकी लैब पर पुलिस की रेड पड़ गई है। ये सुनकर साइंटिस्ट का आपा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अब ये पुलिस कहाँ से आ गई? वो सभी वहाँ इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस साइंटिस्ट ने जल्दी में अपने ऑफिस की तिजोरी खोली, एक पेन ड्राइव निकाली और वो साइंटिस्ट वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहा। इधर दूसरी तरफ शादी करने के बाद जय सूर्यवंशी ने रूही को अपने साथ चलने के लिए कहा। रूही भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रही थी, उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। जय ने कार के पास पहुंचकर कार का बैक डोर ओपन किया। वो दोनों कार में बैठ गए। जय ने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, सूर्यवंशी पैलेस चलो। 1 घंटे में वो लग्जूरियस कार एक हाई क्लास सोसाइटी कॉम्प्लेक्स से होते हुए एक बड़े से रेजिडेंशियल पैलेस के सामने आकर रुकी, जहाँ लिखा था सूर्यवंशी पैलेस। जय की फैमिली पुश्तैनी सूर्यवंशी हवेली में रहती थी, इसलिए जय ने अपने दादाजी से कह दिया था कि शादी के बाद वो और उसकी पत्नी यहाँ अकेले रहेंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक उनके बीच का रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता। जय रूही को पैलेस के अंदर ले आया। रूही जैसे ही जय के बताए कमरे में पहुंची,
अंदर का लग्जूरियस इंटीरियर और अपने लिए सभी चीजों का अरेंजमेंट देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। रूही ने हमेशा सस्ते कपड़े पहने थे, इसलिए अपने लिए महंगे और डिजाइनर कपड़ों को देखकर वो हैरान रह गई। उस वार्डरोब में लाखों के कपड़े सजा कर रखे हुए थे। रूही ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी इन चीजों की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर कल को यहाँ से जाना पड़ा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ये सोचकर उसने वार्डरोब में से कुछ भी नहीं लिया। जय, जो उसके पीछे खड़ा था, रूही की हर हरकत नोटिस कर रहा था। रूही उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जितनी एक्सपेंसिव चीजें वहाँ रखी थी, उन्हें देखकर कोई भी लड़की पागल हो जाती। लेकिन रूही ने उस सामान को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। जय ने सॉफ्ट टोन में कहा, आज से हम यहीं रहेंगे। रात में तुम बेड पर सो जाना और मैं सोफे पर सो जाया करूंगा। रूही ने धीमी आवाज में कहा, मैं सोफे पर कंफर्टेबल रहूंगी। वैसे भी मेरी हाइट छोटी है, इसलिए सोफा मेरे लिए फिट रहेगा। इतना कहकर उसने एक ब्लैंकेट उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। इतनी देर से जय सूर्यवंशी उसकी छोटी से छोटी हरकतों को नोटिस कर चुका था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो बुद्धू लड़की उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। यही वजह थी कि जय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अगली सुबह जब जय गार्डन में जॉगिंग और एक्सरसाइज करके वापस आया, तो इतनी देर में रूही वहाँ से जा चुकी थी। रूम में रूही ने नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। आई होप कि आपको ब्रेकफास्ट पसंद आए, और अगर पसंद ना भी आए तो शेफ अंकल आपके लिए खाना बना देंगे। मैं एक इंटीरियर डिजाइन कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैं उस कंपनी की सारी डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगी। और हाँ, मुझे आपकी सारी कंडीशंस याद हैं। मैं शाम को 7 बजे से पहले ही पैलेस में वापस आ जाऊंगी। गुड बाय। ये सब पढ़कर जय को हंसी आ गई। ऐसे ही दोनों के दिन एक साथ काफी अच्छे बीत रहे थे। जय को रूही का छोड़ा हुआ नोट पढ़ना काफी अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनमें बातचीत भी शुरू हो गई थी। अगर कभी जय टाइम पर पैलेस में नहीं होता और रूही को कहीं भी जाना होता था, तो वो नोट ही छोड़कर जाती थी। जय ने रूही की कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकलवाई थी, लेकिन एक लड़के के अलावा उसका कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं था जो कि लड़का हो और उसके करीब हो। उसे ये जानकर खुशी हुई कि रूही ने अपने बारे में जो भी बताया था वो सही था। रूही हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी और टाइम से पहले ही घर आ जाती थी। इन कुछ दिनों में उसके घर से कई बार फोन आ गया था, लेकिन उसने एक बार भी किसी से बात नहीं की, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड की शादी की फोटो देखी थी। उसके पापा और सौतेली माँ सभी उस शादी में मौजूद थे। सभी को पता था कि वो लड़का रूही का बॉयफ्रेंड था, फिर भी सबने उसे धोखा दिया था। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। अब तक जय और रूही दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी और उनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से पूछ लेते थे कि तुमने खाना खाया, तुम कितनी देर में घर वापस आओगे। उनकी बातों में एक दूसरे के लिए केयर साफ दिखती थी। आज सुबह का वक्त था। रूही अपने सोफे से उठी ही थी कि उसे एकदम से चक्कर आया और वो बेड पर गिर पड़ी। जैसे ही उसका हाथ जय को लगा तो जय की भी आंख खुल गई। उसने देखा कि रूही बेसुध सी बेड पर पड़ी थी, जबकि वो हमेशा सोफे पर ही सोती थी। ये ध्यान में आते ही उसने रूही का गाल थपथपाना शुरू किया, रूही उठो। लेकिन उसे होश नहीं आया। जल्दी से उसने अपने एक फ्रेंड को बुलाया जो डॉक्टर था। वो आधे घंटे में ही सूर्यवंशी पैलेस आ गया था। सबसे पहले तो उसे ये जानकर शौक लगा कि जय ने शादी कर ली थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर जय ने सीरियस आवाज में कहा, पहले तुम रूही का चेकअप करो, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। उस डॉक्टर ने जल्दी से रूही का चेकअप किया। वो बड़े ध्यान से हर एक चीज को नोटिस कर रहा था, जैसे कि बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जय ने फिक्र से पूछा, क्या हुआ है रूही को? उसने खुशी भरी आवाज में बताया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डैड बनने वाले हैं। जय ने हैरानी से वार्न करते हुए कहा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक बार दोबारा से चेक करो। डॉक्टर ने एक बार दोबारा से उसको एग्जामिन किया, फिर सीरियस लहजे में बोला, रिजल्ट पॉजिटिव है। अब जय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन छुपा लिए। उसने कहा, अच्छी बात है, पर यह बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया है। वो डॉक्टर जय का काफी अच्छा दोस्त था। उसकी आज एक इम्पोर्टेंट सर्जरी थी, इसलिए वो वहाँ से चला गया। जय सूर्यवंशी गुस्से में तैयार होकर वहाँ से निकल गया। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी और उनमें आंसू भी थे। कुछ देर बाद रूही को होश आया तो उसे कुछ अजीब फील हो रहा था, और वहाँ पर जय भी नहीं था। उसने जय को मैसेज लिखा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है। शायद रात को ज्यादा हैवी खा लिया था। 2 महीने में उनका रिश्ता इतना अच्छा हो गया था कि वो दोनों छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे थे, और शायद एक दूसरे से प्यार भी। जय अपनी इस लाइफ से खुश था, लेकिन आज उसकी लाइफ में ऐसा तूफान आया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। आज ऐसा पहली बार था कि उसने रूही के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। ऐसे ही 5 दिन बीत गए, लेकिन जय मेंशन नहीं आया। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या गलती हुई, क्योंकि जय उसका फोन भी नहीं उठा रहा था और घर भी नहीं आ रहा था। 5वें दिन उसकी तबीयत थोड़ी और ज्यादा खराब हो गई। तब वो डॉक्टर के पास गई, जहाँ पहुंचकर उसे इतना बड़ा शॉक लगा जिसकी उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने सोचा शायद ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अब रूही को ये समझते देर नहीं लगी कि जय इतने दिनों से घर क्यों नहीं आया था। वो बहुत हिम्मत करके पैलेस में वापस आई, वहाँ से अपना बैग उठाया, उसके बाद एक नोट लिखकर रूम में छोड़ दिया। वो वहाँ से रोते हुए निकल गई। वो इतने सोचने समझने की हालत में भी नहीं थी कि वो ये डिसाइड कर सके कि उसे जाना कहाँ है। तभी उसे अपनी फ्रेंड दिशा की याद आई। उसने दिशा को सारी बातें एक्सप्लेन करने का सोचा, लेकिन फिर अपने ख्याल को झटकते हुए बोली, लेकिन मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई।
रूही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट लेकर घर से निकल गई। रूही सेविंग्स करती थी, इसलिए उसके पास 10 से 11 लाख रुपए की सेविंग थी। उसने अपनी कंट्री को छोड़ना ही ठीक समझा और वो चली गई। अब किसी को नहीं पता था कि रूही कहाँ गई। पूरे 10 दिन बाद जय रात को लेक पैलेस में पहुंचा। पिछले दिनों उसने अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया था ताकि उसे रूही का ख्याल ना आए, लेकिन अब वो खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वो जान कर रहेगा कि रूही ने उसे धोखा क्यों दिया। उसने ड्रिंक किया था और वो सीधा अपने रूम में गया, जहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। नींद न लेने की वजह से उसका सिर भारी हो रहा था। उसे ही पता था कि उसने ये 10 दिन कैसे बिताए थे, इसलिए वो बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में रूही के बारे में सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो रूही कहीं नहीं थी। उसे याद आया कि उसने रूही को रात को भी नहीं देखा था। तभी उसकी नजर एक नोट पर गई जो उसके बिस्तर की साइड टेबल पर रखा था। उसमें सबसे पहली लाइन ही माफी मांगने के लिए थी। उसने लिखा था, मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि आपको भी शायद मेरी बात एक झूठ लगेगी। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। उसके लिए मुझे माफ कर देना। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मेरी वजह से कोई भी परेशानी हुई तो मैं आपको उसी वक्त छोड़ दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे आपसे दूर होना पड़ेगा, पर शायद मेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं है। इस वक्त मेरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन इसमें इस नन्ही सी जान का क्या दोष है। हो सके तो मुझे भूलकर अपनी लाइफ किसी अच्छी लड़की के साथ शुरू करना जो मेरी तरह कैरेक्टरलेस ना हो। आपको मुझसे परेशान होकर इतने दिन घर से बाहर रुकने की जरूरत नहीं थी। मुझे एक बार बोल देते, मैं उसी वक्त यहाँ से चली जाती। शायद ही अब मैं आपसे दोबारा कभी नजरें मिला पाऊँ। मैं ये देश छोड़कर जा रही हूँ। मेरी लाइफ में अकेला ही रहना लिखा है, पर मैं आपके साथ बिताए पलों को कभी नहीं भुला पाऊंगी और आपके साथ बिताए हुए पलों की यादें ही मेरे लिए काफी हैं। आप मुझे अपनी लाइफ की बुरी यादें समझकर भुला देना। सोचना कि आपका बुरा वक्त था जो गुजर गया। उस नोट पर आंसुओं की बूंदें गिरने से पेन की स्याही फैली हुई थी, जिससे पता लग रहा था कि ये लिखते टाइम रूही रो रही थी। ये महसूस कर जय का दिल पिघल गया, लेकिन फिर उसे वही बात याद आ गई जो डॉक्टर ने कही थी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसका सिर गुस्से से फट रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। उसे भी शादी के नाम से नफरत हो गई थी और लड़कियों से तो इतना ज्यादा नफरत कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस इंसिडेंट को 6 साल बीत गए थे। एयरपोर्ट पर एक ब्यूटीफुल एलिगेंट लड़की लगभग एक 5 साल के लड़के के साथ बाहर निकल रही थी। उसने अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, मॉम क्या आपकी फ्रेंड आएगी भी या नहीं? हमें यहाँ पहुंचे कितना टाइम हो गया। वो इतना ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग था जिस वजह से लोग उस छोटे से लड़के को घूर घूर कर देख रहे थे। इतनी सी उम्र में उसकी ड्रेसिंग सेंस लोगों को पागल कर रही थी। उसने व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट और एक छोटी सी ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसकी बाजू भी फोल्ड थी जिससे वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था और उसके बाल एकदम सेट थे। उसकी आंखों में ठंडक थी जैसे वो कोई बड़ा आदमी हो। उसकी हरकतें देखकर वो मैच्योर लग रहा था। किसी ने उन दोनों की कुछ पिक्चर्स क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल दी। उनमें से कुछ पिक्चर्स देखते ही देखते वायरल हो गई और उनमें से एक पिक्चर की वजह से वही हुआ जो उनकी किस्मत में लिखा था। क्या कर कोई और नहीं, रूही थी। रूही ने एक्साइटमेंट भरी आवाज में कहा, रिदम वो देखो तुम्हारी मौसी आ गई। उसने एक तरफ इशारा करते हुए रिदम को दिखाया। रिदम ने मासूमियत से कहा, मॉम मुझे तो लगता है आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मौसी से करती हैं। देखो उन्हें देखकर आपके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ गई। रूही ने हंसते हुए कहा, ये बात बिल्कुल सच है। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हो। तभी दिशा वहाँ आ गई और रूही वहाँ से दिशा के साथ निकल गई। रिदम ने दिशा को ग्रीट करके कहा, मौसी आप वीडियो कॉल पर जैसी दिखाई देती हो रियल में उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। रिदम की बात सुनकर दिशा ने खुशी से कहा, हैंडसम बॉय तुम भी रियलिटी में ज्यादा ही हैंडसम हो। ऐसे ही बातें करते हुए कार एक मैंशन के सामने आकर रुकी। वो मैंशन दिशा का था। दिशा के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रूही यहाँ आए, क्योंकि उन्हें पता था कि रूही का एक बेटा भी था जिसके पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और यही वजह थी कि वो नहीं चाहते थे कि रूही दिशा की शादी अटेंड करे। लेकिन रूही को दिशा के साथ देखकर उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो दिशा को दुखी नहीं करना चाहते थे। रूही प्यार से दिशा की पूरी फैमिली से मिली। उसके बाद दिशा उसे अपने कमरे में ले गई। दिशा ने दोस्ताना अंदाज में कहा, जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रुकना पड़ेगा। रूही बोली, ठीक है, लेकिन कल तुम्हारी शादी है, फिर मैं रात को यहाँ से निकल जाऊंगी। मैंने ऑलरेडी फ्लाइट की टिकट भी बुक कर ली है। दिशा ने दुखी होकर कहा, यार रूही ये क्या बात हुई? अभी तुझे आए 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और उससे पहले तू जाने की बात करने लगी। रूही ने दिशा को समझाते हुए कहा, इस शहर में मेरा रुकना ठीक नहीं है। बस मैं तुम्हारी जिद की वजह से यहाँ पर आई हूँ, वरना मैं यहाँ आने की सोच भी नहीं सकती थी। रूही की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही थी। अब तक उसके यहाँ न आने की वजह कुछ और ही थी जो कोई नहीं समझ सकता था। दिशा ने प्यार से कहा, अच्छा तू आराम कर ले, तुझे शादी की ड्रेस भी तो लेनी होगी ना, उसके लिए हम शाम को मार्केट चलेंगे। रूही ने हामी भरी। वो और रिदम दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए वो दोनों कुछ ही देर में सो गए। अब सीधे उनकी आंखें शाम को 6 बजे खुली। फिर फ्रेश होकर रेडी होकर वो नीचे आ गए। रिदम को काफी तेज भूख लगी थी, लेकिन रूही को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों के सामने वो रिदम के खाने के लिए किससे बोले। रिदम को नीचे आता देखकर सभी आपस में बातें करने लगे।
अरे वो छोटा सा बच्चा कितना स्मार्ट है, उसका लुक तो देखो। रिदम, जो अब तक रूही से बातें करते हुए आ रहा था, इतने लोगों के बीच आते ही उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया। अब अचानक वो छोटा सा क्यूट सा रूड बॉय लग रहा था। उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे, उसकी छोटी आंखें भी रूडनेस से भरी हुई थी। अरे इसके एक्सप्रेशन तो देखो। हाँ जरूर ये अपने पापा पर गया है, वरना इसकी माँ तो कितनी क्यूट लग रही है। वो इसकी तरह रूड नहीं है। वहाँ बैठे सभी लोगों ने अनजाने में ही रूही के बच्चे के पिता के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लोगों के सवालों को सुनकर दिशा की कजन ने बताया, ये दिशा की फ्रेंड है, लंदन में रहती है। इतना कहकर वो चुप हो गई, क्योंकि दिशा के पापा ने इशारे से उसे रूही के बारे में कुछ भी बताने को मना कर दिया। आगे लोगों ने भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वहाँ सभी मैरिज एंजॉय करने के लिए आए थे। फिर रूही और रिदम सभी को इग्नोर कर दिशा के साथ मार्केट चले गए। दिशा ने उसके लिए पहले ही एक ड्रेस रेडी करवा दी थी, इसलिए उन्हें मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि रूही ने सिर्फ एक जोड़ी ही कपड़े लिए थे, वो भी शादी में पहनने के लिए, क्योंकि उसके पास सारे सिंपल कपड़े ही थे। वो ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनती थी और ना ही ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनती थी। वो नॉर्मल कपड़ों में ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती थी। वहीं रिदम हमेशा 2 पीस सूट पहनना पसंद करता था। 1.5 घंटे बाद ही वो लोग वापस मेंशन आ गए। कुछ देर में हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया और सभी ने खूब डांस किया। रिदम को ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस अपनी मॉम के लिए खुश रहने का दिखावा कर रहा था। रात को जब रूही सो गई तो वो खड़ा हुआ और बालकनी में जाकर चांद को निहारने लगा। उसने दुखी आवाज में कहा, डैड आप कहाँ पर हैं? आपने मुझे और मॉम को क्यों छोड़ा? दूसरी तरफ सूर्यवंशी मैंशन में जय सूर्यवंशी भी ऐसे ही बालकनी पर खड़ा हुआ चांद को निहार रहा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और वो रोज ऐसे ही रूही को याद करता था। वो इन 6 सालों में भी रूही को भूल नहीं पाया था। उसने चांद को देखकर सवाल किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ टाइम बाद इधर रिदम और उधर जय दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। अगले दिन दोपहर में दिशा की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। शादी के लिए एक ग्रैंड होटल को बुक किया गया था। मिस्टर अग्निहोत्री शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छा खासा पैसा लगाया था। वहीं जय सूर्यवंशी एक मीटिंग में बिजी था। अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। जब भी ऐसी कोई मीटिंग होती थी, सभी बोर्ड मेंबर्स की हालत खराब हो जाती थी। किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि जय सूर्यवंशी के साथ 5-7 मिनट भी बिता पाए, और फिर ये मीटिंग्स कुछ ज्यादा ही लंबी चलती थी। उसमें ऐसा कोई भी आदमी नहीं बचता था जिसको डांट ना पड़ती हो। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जय कुछ सीनियर पोजीशन के एम्प्लॉइज को डांट लगा चुका था। अभी वो उन्हें सुनाने में ही लगा हुआ था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आने की आवाज सुनाई दी। उसने उस नोटिफिकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी एक और नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उसने टेबल के ऊपर से फोन उठाया और जैसे ही उसने फोन को अनलॉक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। किसी को समझ में नहीं आया कि मिस्टर सूर्यवंशी ने फोन में ऐसा क्या देख लिया जिससे वो शॉक्ड हो गए। उसकी मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गईं। उसने वही टेबल पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसके इस रूप को देखकर सभी डर गए। उसने गुस्से से अपना फोन उठाया और कहा, मीटिंग पोस्टपोन। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी निकल गया। जय सूर्यवंशी के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके या मीटिंग क्यों पोस्टपोन हुई ये सवाल कर सके। उसका असिस्टेंट ही एक ऐसा था जो उससे कुछ भी पूछ सकता था। असिस्टेंट ने जय के साथ चलते हुए पूछा, बॉस मेरे लिए क्या ऑर्डर है? उसने अपने असिस्टेंट को 2 फोटो सेंड करते हुए ऑर्डर दिया, मुझे जल्द से जल्द इनकी सारी डिटेल्स चाहिए। असिस्टेंट ने जैसे ही उन फोटोज को देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। असिस्टेंट का नाम तनिष्क था। वो तुरंत वहां से निकल गया। उसने अपने कुछ आदमियों को वो फोटोज भेजी और सख्ती से कहा, मुझे जल्द से जल्द इन फोटोज के बारे में सब कुछ जानना है। अभी 1 ही घंटा बीता होगा। तभी उन आदमियों ने तनिष्क को इन्फॉर्म करते हुए बताया, बॉस इस फोटो में जो लड़की है वो दिशा अग्निहोत्री है, बिजनेसमैन मिस्टर सुरेश अग्निहोत्री की बेटी। और जो दूसरी फोटो आपने भेजी थी उसमें जो लड़की थी वो कल ही लंदन से आई है। उसके बारे में हमें बस इतना पता चला है कि वो दिशा की शादी को अटेंड करने के लिए आई है, और उसके साथ जो बच्चा खड़ा है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। उस आदमी ने असिस्टेंट तनिष्क को दिशा का एड्रेस सेंड कर दिया और आज जिस फेमस होटल में शादी का फंक्शन था उसका एड्रेस भी दे दिया। और साथ ही उस आदमी ने तनिष्क को आगे इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया, बॉस इस लड़की की आज रात की वापस जाने की फ्लाइट भी है। ये बातें पता चलते ही तनिष्क जय सूर्यवंशी के पास चला गया और उसने सारी बातें जय सूर्यवंशी को बता दी। ये सुनकर जय सूर्यवंशी ने फैसला लेते हुए कहा, हम भी उस शादी में जा रहे हैं। तभी तनिष्क ने फिक्र से कहा, बॉस एक इम्पोर्टेंट बात और है, मैडम आज रात को ही वापस लंदन जाने वाली हैं। उनकी आज रात की फ्लाइट है। जय सूर्यवंशी ने गुस्से से कहा, इसका मतलब ये है कि उसने मुझे भुला दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इन 6 सालों में मैं उसे एक बार भी नहीं भुला पाया हूँ। उसने गुस्से में कहा, वो आई अपनी मर्जी से है, लेकिन आज के बाद वो दोबारा लंदन नहीं जा पाएगी। वो अभी तक मुझे नहीं जानती। उसने मेरे साथ जो धोखा किया था उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब वक्त आ गया है उसे भी ये एहसास दिलाने का कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। असिस्टेंट ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं सारी तैयारियां करता हूँ। जय की नफरत के साथ ही शाम हो गई।
सभी शहर के उस फेमस और लग्जरी होटल में आने लगे। शादी का फंक्शन काफी बड़े लेवल पर था, इसलिए होटल का हॉल बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था, जिसका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसमें बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे जो कि जापान से मंगाए गए थे और उनमें अलग अलग तरह की लाइट्स जगमगा रही थी। शादी में शहर के बड़े बड़े आदमियों को बुलाया गया था, लेकिन रूही के परिवार से किसी को नहीं बुलाया गया था। दिशा ने पहले ही अपने पापा को सारी बातें अच्छे से समझा दी थी। बारात भी नाचते झूमते हुए बैंड बाजों के साथ उस लग्जरी होटल के बड़े से एंट्री डोर पर पहुंच गई। काफी सारी लड़कियों ने दूल्हे का स्वागत किया, लेकिन भीड़ की वजह से रूही वहां नहीं थी। रूही ऐसी जगहों से दूर रहती थी जहां पर रिदम को चोट लगने का डर रहता था। रूही को अपने पास गुमसुम देखकर दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा अपने जीजू की एक फोटो तो लेकर आ जा। रूही फिक्र से बोली, मैं रिदम को अकेला नहीं छोड़ सकती, और तुम तो जानते ही हो वहाँ पर कितना ज्यादा क्राउड है। इस पर दिशा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दिशा ने घबराते हुए पूछा, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? रूही ने मजाक करते हुए कहा, अगर बुरी भी लग रही होती तो कौन सा वो तुम्हें छोड़कर जाने वाले हैं? दिशा मुंह बनाते हुए नाराज होकर बोली, रूही की बच्ची तो कभी नहीं सुधरने वाली। वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। रूही ने कहा, अच्छा रिदम को भूख लग रही होगी, मैं उसको खाना खिलाकर अभी आती हूँ। दिशा ने समझदारी से कहा, कोई परेशानी नहीं है, तुम जाकर रिदम को खाना खिलाओ, लेकिन उसके बाद तुम्हें पूरे टाइम मेरे साथ ही रहना है। रूही ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, जरूर साथ रहूंगी जब तक मेरी फ्लाइट का टाइम नहीं हो जाता। इतना कहकर रूही रिदम को लेकर निकल गई और कुछ स्नैक्स लेने के लिए सीधे फूड स्टॉल की तरफ चली गई। लेकिन वहाँ पर भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। ये देखकर रिदम ने रूही को समझाते हुए कहा, मॉम यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ और खा लेंगे। रूही को सच में परेशानी हो रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें नहीं पता ना, इंडियन कल्चर में ऐसे ही शादियां होती हैं, और इन फंक्शन में इतना ज्यादा क्राउड इसलिए होता है क्योंकि सभी आसपास के लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स शादी के फंक्शन में शामिल होते हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। यहाँ की शादी लंदन की शादी से डिफरेंट होती है। रिदम को समझाने के बाद रूही उसके लिए स्नैक्स लेने की कोशिश करने लगी। तभी रूही को अपने पीछे एक जाना पहचाना एहसास हुआ। अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके पीछे से आवाज आई, मैडम क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? रूही ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर आसमान गिर गया हो। उसके पैर कांपने लगे। उसके सामने जय सूर्यवंशी एक इवेंट मैनेजर के कपड़ों में खड़ा था। उसके कपड़ों पर कंपनी का लोगो छपा हुआ था। क्या करना चाहता था जय? क्या होगा रूही